तो लास्ट टॉपिक है अब अपना थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। उससे समझने के लिए देखो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो एक टॉपिक है वो बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक माना नहीं जाता है, बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक माना नहीं जाता है, ठीक है ना। एज कंपेयर टू बायनोमियल एंड पॉइसन इट इज बिट कॉम्प्लेक्स, अ बिट टफ। यहाँ के फॉर्मूले अलग है, यहाँ का कैलकुलेशन अलग है, इसके सम तो बहुत लेंदी है एज कंपेयर टू दोस्त। लेंदी भी नहीं बोलते, लेंदी ज्यादा नहीं रहते, बट कॉम्प्लेक्स रहते हैं जो तुम सॉल्व नहीं कर पाते हो इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम। बहुत सी बार देखा गया है कि मिस्टेक हो जाती है, छूट जाता है या छोड़ना पड़ता है। खैर, अपना टास्क वो नहीं है, अपना टास्क ये है कि इसे हम समझेंगे, बट हमें हर एक चीज को स्मार्टली समझना है और स्मार्टली टैकल करना है, ताकि हम एग्जाम में, सिंस बिकॉज ये एक एमसीक्यू टाइप का पेपर है, तो हमें उस हिसाब से उसे प्रिपेयर करना है। और मैं एक बात बताना चाहता हूं तुमको कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर सवाल क्योंकि थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं एग्जाम में, उसके ऊपर डेफिनेटली थियोरेटिकल क्वेश्चन तो आता ही आता है। मतलब 100% तो गारंटी मैं कभी नहीं दे सकता, पर बोल तो सकता हूं कि एटलीस्ट आते हैं। ये ऑब्जर्व हुआ है पैटर्न कि बायनोमियल पे एंड पॉइसन पे भले ही तुम्हारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि उसमें इतने कुछ ये है नहीं, कैलकुलेटिंग पार्ट है वो फटाफट तुम कर लोगे। पर जब तुम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हो ना, ये देखो उसके फंक्शन देखो कैसे है, ये उसका फंक्शन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला तो अलग है। फॉर्मूला भले दिखने में छोटा लगेगा बट उससे आंसर नहीं आता है जनरली जल्दी, ठीक है ना। खैर, बट द थिंग इज कि ये कैलकुलेशन थोड़े कॉम्प्लेक्स लाके दे देता है अपने को, जल्दी समझ में नहीं आती है चीजें। तो ऐसे समय पे क्या करना है, अपन ने जहां पे अपना स्ट्रॉन्ग एरिया है वहां फोकस करना है, दैट इज थ्योरेटिकल। से हो सकता है कि 4 क्वेश्चन बन गए ये चैप्टर पे, 4 में से 3 या 2 तो थ्योरेटिकल आएंगे ही आएंगे, गारंटेड आएंगे, पर बचे हुए 2 तो प्रैक्टिकल देना ही है उनको, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो पूरा ही पेपर आसान हो जाता था, फिर एंट्रेंस ही क्यों रखे। बट द थिंग इज, तुम गलती ये करते हो सब बच्चे लोग कि दे गो फॉर द कॉम्प्लेक्स पार्ट, और वो जो ये थ्योरेटिकल है वो छोड़ देते ये बोल के कि वी विल डू इट लेटर। यार वो तो एग्जाम के टाइम पे वी कैन डू इट ना, नॉट सच अ बिग डील। आई मीन, क्या लगता है सिर्फ एक रीड तो करना है? नहीं ना, एक रीड से नहीं होता है ना, कुछ भी सेंटेंस में का कोई भी पार्ट उठा के दे देते वो लोग कभी कभी, तो ऐसे नहीं समझता है ना, कॉन्सेप्ट भी उठा के दे देते वो लोग, ऐसे नहीं आता है ना। तुम क्या सोचते हो थ्योरी में, चल थ्योरी पढ़ लेकिन थोड़ा सा एक बार, चलो गलत, वो 2 तुम मार्क हाथ से गवा देते हो डायरेक्टली। तो ये पार्ट में बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम जाता है कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे सॉल्व करना है, ये कब सॉल्व करना है। मैं तुमको एक बताता हूं कि rather than focusing on that part for this particular topic, you should focus on theoretical part. अगर समझ में नहीं आता है तो ज्यादा, ठीक है ना। इसका ये मतलब नहीं कि एग्जाम्पल्स छोड़ देना है, नहीं, एग्जाम्पल्स करना है, करते रहना है, पर एक मोमेंट के बाद में फिर भी नहीं हो रहा है तो फिर वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसको कैसे करते हो, ठीक है ना। बट आई वुड सजेस्ट कि तुम दोनों पे जोर दो, तुम थियोरेटिकल पे भी जोर दो, तुम प्रैक्टिकल पे भी जोर दो, तुम जोर दोनों पे दो, पर इसके चक्कर में तुम इसको छोड़ मत दो, मेरा ये कहना है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये चैप्टर का ये थोड़ा एक हार्ड, एक हर एक चैप्टर में एक होता है थोड़ा सा तो हार्ड, कोई ना कोई चीज होती चाहिए, ये हार्ड, ये है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज बिट हार्ड, बट खैर उसके कॉन्सेप्ट्स और उसका थ्योरेटिकल स्टफ इज वेरी सिंपल। हाँ, वो बहुत सिंपल है, वो तो बायनोमियल से भी सिंपल है, क्योंकि ग्राफिकल अप्रोच वगैरह सब आंखों के सामने दिखता है सब उठ के। बट खैर हम वहां पे ना जाते हुए एक बार लास्ट सेशन के जो होमवर्क दिए, क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क के लिए, उसके क्या मैं आंसर्स लिख दूं फटाफट तुमको? मैं आज फिर आंसर लिखना भूल गया हूं। ये तो आंसर खैर तुमको मालूम ही है, 0.05 है, पी भी तुमको मालूम ही है, एम भी तुमको मालूम है 3, तो ये तो हो गया भाई यहाँ पे, ठीक है। मेरे को ये नहीं देना है अब मेरे को ये देना है, मैं डॉट कर लेता हूँ, मतलब मेरे को फटाफट आसानी हो जाएगी देने के लिए।
वो पांचवा क्वेश्चन था ना कि कौन सा था, मेरे को करके दिखाना था। हाँ, ये तो एट द एंड ऑफ द सेशन रहेगा ना। ये तो एट द एंड ऑफ द सेशन वाला क्वेश्चन है। क्या जिनका आ गया होगा वो अच्छी बात, जिनका नहीं आया होगा उनके लिए भी अच्छी बात, मैं बताऊंगा एंड के सेशन पे। ठीक है। हाँ, 7वां है, ये कौन सा है? 9वां है, 11 है, 12 है और 13। मुझे 1 मिनट दो, मैं फटाफट आंसर लिख लेता हूं, फिर नोट डाउन कर लेना और फिर अपन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से चालू कर देंगे। ये वाला सेशन और इसका अपकमिंग वाला सेशन विल बी द लास्ट सेशन फॉर द थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। होप सो कि वो लास्ट सेशन बन जाए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल वाले, एंड देन वी विल बी डन विद दिस थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर। ठीक है, बस मुझे 1 मिनट दे दो, तुम मैं फटाफट आंसर लिख लूं। हाँ, तो लिख लिया मैंने सारे आंसर, फटाफट अब तुम भी लिख लो। चलो, ये 7वें का आंसर सर, 5वें का आंसर तो एट द एंड ऑफ द सेशन होगा। 7वें का आंसर ये यहाँ पे रहा, यहाँ पे रहा 7वें का आंसर। इसको थोड़ा सॉल्व भी कर लिया मैंने, डायरेक्टली आंसर नहीं लिखा मैंने। फिर ठीक है, सॉल्व भी कर लिया मैंने। अगर जिनको नहीं जमा होगा उनको एटलीस्ट 1 बोला है, और 350 माइनस है तो 1 to up to 350 तो नहीं लेंगे, 1 माइनस पी ऑफ 0 कर देंगे तो बच्चे हुए सारे उसमें आ जाएंगे, 1 से लेके 350 तक सारे। ठीक है, तो ये यहाँ पे है, ये रहा 7वें का आंसर। ठीक है, ये रहा 9वें का आंसर, ये यहाँ पे e⁻⁻6 है, वो तुम कैलकुलेट कर लो अगर तुमको चाहिए e⁻⁻6, तो मैं तुमको बता देता हूँ e⁻⁻6 इज व्हाट। e⁻⁻6 इज 0. इसका आंसर ओफो, ये क्या हो रहा है यार। e⁻⁻6 है 0.0024, ठीक है ना, 0.0024। उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 36 के साथ में तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो तुम्हारा p आना चाहिए 1/64, 2 to the power 6, 2 to the power 6, ठीक है ना, 2 to the power 6 आना चाहिए तुम्हारा p। m तुम्हारा आएगा फिर 100, और p of 9 पूछा है, तो मैंने इसको सॉल्व नहीं किया आगे, वो बड़ा लेंदी जाएगा, इसलिए मैंने उसको वहीं पे स्टॉप कर दिया। ठीक है, एग्जाम में इतना लेंदी वाला आएगा नहीं, आएगा तो भी ये फॉर्म में आ जाएगा, नहीं तो फिर आंसर फिर वो कुछ ना कुछ तो तुमको करना पड़ेगा, वो एक्सपेक्ट करते हैं तो, बट नहीं आता मोस्ट ऑफ द केसेस में, इतना लेंदी कैलकुलेशन वाला नहीं आता है, पर दे दिया तो खैर तुम्हारा बैड लक। और ये रहा 13th 0.00497, ये है 0.00497, e⁻⁻3 0.00497। तो खैर यहां तक क्या अपन ने जो देखा वो था पूरा तुम्हारा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और उनके एग्जांपल्स। अभी कुछ स्पेशल टाइप के भी पॉइसन के एग्जांपल्स हैं, दैट वी विल सी लेटर ऑन, बट अभी तो अपन चालू करेंगे अपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। पॉइसन के 1-2 एग्जांपल्स है स्पेशल टाइप के, अलग है थोड़े वो, बट है वो, तो उसको अपन बाद में करेंगे। ठीक है ना, वो अभी मैं बोलूँ तो शायद तुम्हारे मॉड्यूल में है वैसे टाइप के क्वेश्चंस, और वैसे टाइप के क्वेश्चंस अपन ने यहाँ पे लिए नहीं है, तो तुमको उसकी टेक्निक नहीं पता है बेसिकली सॉल्व करने की, तो वो जस्ट फॉर सॉल्विंग पर्पस, कॉन्सेप्ट में कुछ भी नहीं है उसका, जस्ट कि ऐसे टाइप के अगर क्वेश्चन आ गए तो हमने कैसा करना सर, ये वाली पढ़ाई है वो। जैसे 2 एग्जाम्पल्स अपन देखेंगे, 2 अलग अलग टाइप के, पॉइसन के लिए स्पेसिफिकली, बाकी के लिए नहीं है, बाइनोमियल में ऐसा कुछ भी नहीं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का तो मैंने तुमको कहानी बताई है। खैर ठीक है, अभी तुम एक बात ध्यान में रखो और सुनो, क्या सर, कि भाई फाइनाइट एंड नॉट लार्ज, सर मतलब नॉट लार्ज यानी लार्ज बट नॉट इनफाइनाइट, आई विल रादर से फाइनाइट ब्रैकेट में काउंटेबल। अगर ऐसा रहा तो कौन सा मेथड यूज करते हैं, बाइनोमियल। अगर ये इन लगा दिया और ये काउंटेबल कट कर दिया तो किसके लिए हो गया ये, पॉइसन। किसके लिए हो गया ये, पॉइसन के लिए। सेकेंड, पी किसको डिनोट करता है, सक्सेस को, क्यू फेलियर को। ये दोनों का सम इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरा बाइनोमियल के केस में अभी, लेकिन सर हाँ, पी अगर बहुत ही छोटा रहा तो कब, जब ये इनफाइनाइट हो जाएगा सर,
तब ये जो सक्सेस है ये बहुत छोटा हो जाएगा, और जब सक्सेस बहुत छोटा हो जाएगा तब अपन क्या यूज करेंगे, थोड़ी हैंडराइटिंग के लिए, पर ये ऐसी लिख रहा हूं मैं, ऐसी बस जस्ट रिवीजन चल रहा है अपना इसलिए, ठीक है। एनीवेज, इतनी कंडीशन से काफी है क्या? हाँ, वो एग्जॉस्टिव और वो सब तो इंडिपेंडेंट वो सब तो है ही है, ये 2-3 है जो डिस्टिंग्विश दे देती है बीच में। अभी सर क्या इसका ही काम है थोड़ा बहुत आगे चल के? हाँ काम है, लेकिन तुम है ना एक चीज भूल जाते हो, तुमने उसका भी स्ट्रेस ही नहीं दिया, और मैंने दिलवाया नहीं तो तुमने दिया नहीं। क्या कि बाइनोमियल, ये बहुत महत्व का पॉइंट है, बाइनोमियल एंड पॉइसन दे बोथ आर फॉर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। किसके लिए? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। बाइनोमियल पॉइसन डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। डिस्क्रीट यानी क्या होता है? अरे भाई सबसे पहला चैप्टर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन माने क्या, बता दूं क्या? हाँ सर, ये डेटा है, ठीक है ना, ये एक्स, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, अपने को फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं, 1 2 3, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट, इंडिविजुअल भी, ठीक है ना। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो है कंटिन्यूअस। वो किसके लिए आता है? कंटिन्यूअस के लिए। डिस्टिंक्शन समझ में आ रहा है क्या भाई? बाइनोमियल और पॉइसन के बीच में तो अपने को पता था। नॉर्मल के लिए क्या करोगे? कंटिन्यूअस सीरीज आ जाती है ना, जब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है तब जाके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का काम आता है। कंटिन्यूअस सीरीज क्या होती है सर? जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड सो ऑन। ये होती है तुम्हारी कंटिन्यूअस। ये क्या हो गया? तुम्हारा कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है ना। इसको बोला जाता है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या इस पे सवाल बन सकता है कि एग्जाम में? यस, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज फॉर ए डिस्क्रीट, बी कंटिन्यूअस, सी बोथ एंड डी नन। क्या टिक करोगे? क्या टिक करोगे? बी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज फॉर discrete series, both discrete and continuous series. Continuous series, none of this. क्या टिक करोगे? ऑप्शन ए discrete series, ऑप्शन ए discrete series, ठीक है ना। ध्यान में रखना है ये बात, ओके। अब जब मैं तुमको एक बात बता रहा हूं, ये समझ लो, अपन कंटिन्यूस, अपन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे चले गए। अब यहाँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्कशन चालू हो गया है, टॉपिक समझाना चालू हो गया है, ठीक है। जब मैं कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूं तो कंटिन्यूस वेरिएबल जब मैं बोलता हूं, कंटिन्यूस ये मैं शब्द बोलता हूं, इसका मतलब क्या होता है? लगातार चल रहा है, बिना रुके, बिना अटके। कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? लगातार चलना, बिना रुके, बिना अटके। अगर मैं इसको ग्राफ में कन्वर्ट करूं, अगर मैं इसको ग्राफ में कन्वर्ट करूं ये चीज को, तो मेरा ग्राफ कैसे बनेगा बताओ जरा। अगर मैं इसको ग्राफ में कन्वर्ट करूं, हाँ, अगर मैं इसको ग्राफ में कन्वर्ट करूं तो ये मेरा ग्राफ ऐसा रहेगा, तो ये कुछ भी आ जाएगा बिना हाथ उठाए, ऐसा ग्राफ बनेगा नहीं। बट ये कंटिन्यूस चले जा रहा है ना, चले जा रहा है, रुकने का नाम नहीं है। इसको क्या मैं बोलूंगा? कंटिन्यूस, ठीक है। सर ऐसा भी ग्राफ होगा क्या कंटिन्यूस में? हाँ होगा। ऐसा भी ग्राफ होगा क्या? हाँ होगा।
तो क्या सर ये नीचे से ऐसा ऊपर जा रहा है समझो, और ये ऐसा आके ऐसा जा रहा है, तो ये भी ग्राफ होगा क्या? हाँ, ये ऐसे टाइप के जो ग्राफ होते हैं ना, इसको बोला जाता है कंटिन्यूअस सीरीज का ग्राफ, ठीक है ना। ये एक जो कर्व बता रहे हैं, ये कर्व, ये इसको क्या बोलते हैं हम? कर्व बोलते हैं, ठीक है ना। ये कर्व बोलते हैं हम इसको। ये थोड़ा सा ऐसा आड़ा टेढ़ा हो गया वो, बट ठीक है, समझ लेना, ठीक है ना। ऐसा एक बेल जैसा बन रहा है तुम्हारा। मंदिर में की घंटी कैसी रहती है अपनी? वो ऐसी रहती है ना, ऐसी, वो ऐसी आती है कर्व, और ऐसी रहती है ना, ये ऐसी रहती है ना अपने मंदिर में की घंटी, वैसे ही कंसिडर करना है इसको, बेल के जैसा, ठीक है ना। ये कर्व जो है उसको कैसे कंसिडर करोगे तुम? बेल शेप्ड। जो कर्व है उसको तुम कैसे कंसिडर करोगे? बेल शेप्ड, ठीक है ना। वो थोड़ा सा भी वो तो निकल डायग्राम में थोड़ा दिक्कत जाता ही है, ठीक है, खैर उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। तुमको बस मुझे ये समझाना है वो कर्व दिख कैसे रही है। वो दिख रही है बेल शेप, बट एकदम एग्जैक्टली भी नहीं दिख रही है, तो खैर ठीक है। ठीक बात। ये एक फंक्शन है। मैंने क्या बोला? कंटिन्यूस वेरिएबल को क्या रिप्रेजेंट करता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या, अगर कोई कंटिन्यूस वेरिएबल का डेटा रहेगा मेरे पास में और मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो मैं अगर मेरे को उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करूंगा। अगर भाई एक सीरीज, एक डेटा कंटिन्यूस वेरिएबल, कंटिन्यूस के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर मेरे को उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तब मैं क्या यूज करूंगा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करूंगा, ठीक है ना। इन सच केस जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है तब उसका ग्राफ जो है इट कम्स आउट टू बी इन दिस फॉर्म, ठीक है ना। ये जो ग्राफ बना ना, ये ग्राफ होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, इसका ये जो ग्राफ बनाया है मैंने भाई, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की इसका ग्राफ है, ठीक है ना। हाँ, तो मेरे को बोलना क्या था कि कंटिन्यूअस है। ये देखो ग्राफ, ये इसमें कहीं पेन उठा नहीं मेरा, मैं ऐसा गया और ऐसा चलते जा रहा है। वो तो खैर मैंने यहाँ पे स्टॉप कर दिया क्योंकि तुमको दिखना चाहिए। ये इस तरफ भी माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा और ये इस तरफ भी इंफिनिटी की तरफ ही जाएगा। इंफिनिटी यानी क्या? एक नंबर जो अपने को पता नहीं, लेकिन इतना बड़ा कि वी कैन नॉट इमेजिन ऑल्सो। तो वो इसके तरफ चलते जाएगा, ये भी इस तरफ चलते जाएगा, रुकेगा नहीं कभी, ठीक है ना। अपन ने इसको यहाँ पे रोक दिया, ठीक है। हाँ ठीक है। तो मेरे को एक बात समझ में आ गई है और तुमको भी मैंने समझा दी है, क्या कि जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आता है तब एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन आता है, और जब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन आता है तब ये ग्राफ आता है, और ये ग्राफ के थ्रू हम वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। एंड दिस ग्राफ इज नोन एज बेल शेप्ड ग्राफ। बेल शेप्ड होता है ये बेल शेप्ड, ठीक है ना। अपने मंदिर की जो घंटी होती है उसके हिसाब से बेल शेप्ड, ठीक है। और ये कर्व जो है, एक जो फंक्शन जिसकी वजह से ग्राफ ये मिला, वो फंक्शन देखो, ये जो है, ये इसको क्या बोलते हो तुम? y इक्वल टू एक्स। ये क्या हो गया? एक फंक्शन हो गया, किसका? x का, जिसमें तुमने अगर x इक्वल टू 1 पुटअप किया तो y इक्वल टू 1 आ जाएगा, x इक्वल टू 2 पुटअप किया तो y इक्वल टू 2 आ जाएगा, x इक्वल टू 3 पुटअप किया तो y 3, 4 तो 4, 5 तो 5, 6 तो 6, 8 तो 8, जो भी है और जैसा भी है, ठीक है ना। मतलब ये जो लाइन थी, ये जो कर्व थी, वो y इक्वल टू x को, फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही थी। उसी हिसाब से ये जो कर्व है ये किसी न किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, और उस फंक्शन को हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जो अपने को ये कर्व देता है, और वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन अपने को बताता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन इज कंटिन्यूअस। तो पहला पॉइंट और सबसे महत्व का पॉइंट है अपना कि भाई ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, व्हेन शुड बी यूज्ड? It should be used when the distribution is in the form of continuous series, is in the form of continuous series or continuous distribution. तब हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन काम में आता है, पिक्चर में आता है। खैर ठीक है। अब जब वो काम में आता है तो वी गेट अ ग्राफ, दैट ग्राफ इज इन फॉर्म ऑफ बेल शेप, जो यहाँ पे तुमको नजर आ रहा है। एंड दिस ग्राफ हैज ए फंक्शन विच इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, so that
व्हेन वी ड्रॉ दिस ग्राफ, जब हम ये ग्राफ को निकाल लेते तो ये एरिया जो है ना इसके अंडर, ये जो एरिया ये हमको बता देता है पूरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो एरिया है ना अंडर इसके, ये इतना पार्ट, ये पूरा इतना, ये अपने को बता देता है। इधर भी, यहां पे भी जाएगा, यहां पे भी, इसके नीचे भी, ये इधर भी। ठीक है ना, वो क्या बता देगा अपने को, एरिया, एरिया बोल रहा हूं मैं, प्रोबेबिलिटी एरिया भी, ठीक है, बट वो थोड़ा अलग इसमें चले गया था मैं। मिटना, हाँ ठीक है ना। सर ये ग्राफ निकालना और ध्यान में रखना जरूरी है क्या? हाँ, ऐसे निकलेगा कि ग्राफ, हाँ फ्री हैंड से निकाल लो ऐसे निकलेगा, इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें, ठीक है ना। एक मैं काम कर लेता हूँ बस, पेपर स्टाइल में जाके ना ये बॉक्सेस को थोड़े बड़ा कर लेता हूँ मैं। हाँ जी, इसका थोड़ा काम है अपने को, इसलिए, और कुछ नहीं, ठीक है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज होगा, क्या काम है, किस लिए यूज कर रहे हैं, सब पता चल गया। क्या काम है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही निकालना। क्या काम है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना। लेकिन कब, जब पहली बात तो अगेन कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। सर कितनी बार बोलोगे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ दूसरा पॉइंट तो बोलो। हाँ बोल रहा हूं, एन वापस इन्फाइनाइटली लार्ज रहेगा, पॉइसन से भी ज्यादा बड़ा, पॉइसन से भी ज्यादा बड़ा या पॉइसन के बराबर, लेकिन कंटिन्यूअस सीरीज में आ गया था, ठीक है ना। तो ये दूसरा पॉइंट आ गया तुम्हारे पास में, दूसरा पॉइंट आ गया क्या, एन इज वेरी लार्ज, एन इज वेरी लार्ज मतलब क्या, टेंड्स टू इंफिनिटी, एंड पी एंड क्यू आर स्मॉल, दैट इज दे आर नियरली इक्वल टू ईच अदर। नियरली, हाँ नियरली इक्वल रहेंगे वो, एग्जैक्टली इक्वल नहीं बट इक्वल रहेंगे, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन तब आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का काम, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये जो कर्व है, ये कर्व को क्या बोलते हैं हम, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इस कर्व को बोला जाता है बेल शेप्ड कर्व, विच, ये कर्व किसके थ्रू आया, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के थ्रू आया। सर कितने बार बोल देंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, लिख लो डेंसिटी फंक्शन। और कैसे दिखता है सर वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, डरना मत जो लिख रहा हूं उसको देख के, ठीक है ना। थोड़ा बोल्ड ले लेता हूं मैं, तुम्हारी हिम्मत बढ़ेगी। 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा रूट 2 पाई, ऐसा तिरछा हो गया यार ये तो, क्या है यार इसका, 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई e टू द पावर माइनस 1/2 x माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर। ये वो फंक्शन है, ये फंक्शन के थ्रू ये ग्राफ मिलता है, बेल शेप्ड ग्राफ, ठीक है ना। और ये फंक्शन को क्या बोला जाता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिनोटेड बाय एफ ऑफ एक्स। और अगर एक्स की जगह तुम लिख दो जेड तो जेड, अगर आर तो आर, बट मोस्टली यहां पे जेड या एक्स आएगा, ठीक है ना। यहां पे जो है, यहां पे आएगा जेड या एक्स, ठीक है। आ गई बात समझ में, डरना नहीं है देख के, बिल्कुल भी घबराओ मैं ऐसे देख के कि क्या हो गया, ये आसान सी बात एकदम, खैर ठीक है चलो। तो भाई मेरे को एक बात बता देनी है तुमको, वापस तुम्हारे कान में बैठ जानी चाहिए, तुम्हारे दिमाग में रटे हुआ होना चाहिए वो, कि बेल शेप्ड कर्व जब आ जाता है या जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं इस हिसाब से कि वो डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस के लिए है, तब हम यूज करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और इन सच केस अपने पास में जो ग्राफ रहेगा, दैट ग्राफ विल बी नथिंग बट बेल शेप्ड ग्राफ।
और ये जो एरिया के ये जो कर्व के अंदर जो एरिया रहेगा ये अपने को बता देगा अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या बता देगा अपने को? अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना? इतना सब बोल के हो गया और अब मिट रहा है ये। नहीं इच्छा पढ़नी तेरी, नहीं पढ़ना तेरे को, उनको पढ़ना है, उनका क्यों टाइम पास करा रहा है? चलो छोड़ो, हो जाएगा वो अपने आप। हाँ और क्या सर, और बताओ कुछ इसके बारे में। हाँ बता रहा हूं, देखो इसमें ना ये बेल शेप्ड ग्राफ है, ये जो पॉइंट है इसको बोला जाता है पीक पॉइंट। क्या बोला जाता है? पीक पॉइंट। पीक जिसको बोलते हैं, पीक पॉइंट नहीं पीक बोला जाता है, पीक ऑफ ग्राफ। क्या बोला जाता है? पीक ऑफ ग्राफ। इसका मतलब क्या सर कि यहां पे वैल्यू विल बी मैक्सिमम, यहां पे वैल्यू विल बी मैक्सिमम। दिख रहा है ना तुमको ब्लैक डॉट? वहां पे वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन विल बी मैक्सिमम। ठीक है ना? एंड मेरे को बताओ मैक्सिमम में मतलब कि यहां पे इतना जितने बार भी आ रहा है ना वो मैक्सिमम रहता है। ठीक है? और एक बात तुमको पता है क्या? मोड जो होता था, मोड क्या होता था? मैक्सिमम टाइम अगर कोई नंबर रिपीट होता है वो। और मैं बोल रहा हूं प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ये जो अंदर इसके अंदर जो भी रहेगा वो प्रोबेबिलिटी डिनोट कर रहा है, अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना? और ये जो पॉइंट आ रहा है यहां पे वो मैक्सिमम पॉइंट आ रहा है प्रोबेबिलिटी, चांसेस होने का, इतना इतना चांसेस है। और अगर वो सबसे ज्यादा बार आ रहा है इसका मतलब क्या? अगर मैं बोलता हूं कि एक प्रोबेबिलिटी, एक कॉइन टॉस होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, इसका मतलब क्या? वो उतने बार रिपीट हो रहा है या वो उसका चांसेस आया मतलब वो ज्यादा बार गिरेगा, है ना? और जब भी चीज कोई ज्यादा बार होती है तो वो किसके अंदर फॉल करती है? मोड के अंदर फॉल करती है, बरोबर? मतलब ये जो पॉइंट है सर, आपको बोलने का मतलब है क्या? ये पॉइंट मोड को रिप्रेजेंट करता है क्या? हाँ, ये पॉइंट मोड को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा क्या सर? दूसरा मेरे को एक बात बताओ, अभी तुम चलो ग्राफ पे नोट करो, ये पॉइंट से लेके, ये पॉइंट से लेके यहां तक के अगर तुम देखोगे तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, यहां से यहां तक के और यहां से यहां तक के। इसका मतलब क्या? ये जो पॉइंट आया अगेन, अब ये जो पॉइंट आया, एक मिनट मैंने ये एक जरा चेंज कर देता हूं, मैं ब्लैक में लिख लेता हूं मोड को। ठीक है? अब ये तुम देख रहे हो ये सेंटर में आ रहा है लाइन, और ये पीक ये सेंटर में आया है, ये सेंटर में आ गया है। और मेरे को एक बात बताओ, सेंटर की वैल्यू जब रहती है कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन में, व्हाट डू वी कॉल इट? जो एकदम सेंटर में वैल्यू रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? मीडियन, बीच का वैल्यू मीडियन बोलते हैं ना। हम उसे क्या बोलते हैं? मीडियन। तो सर मतलब वो जो बीच का पॉइंट है दैट इज मीडियन ऑल्सो? यस, वो मीडियन भी रिप्रेजेंट करेगा। और ऑल्सो वन थिंग, एवरेज भी जब अपन कैलकुलेट करते हैं तो वो बीच का ही पॉइंट देता है ना। एवरेज भी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो बीच का ही पॉइंट देता है, मीन। सर बोलने का मतलब क्या? इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और ये जो होता है जनरली बीच का पॉइंट मतलब अपन कंसिडर इट एज म्यू, मतलब मीन है अपन। क्योंकि देखो टाइम सीरीज में भी अगर तुमने देखा होगा, मैंने डेटा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। अगर इवन डेटा है 1 2 3 4 20 60 40 30, ठीक है, यहां के दो छोड़ देते थे, यहां के ऐसे, ठीक है, इनका एवरेज ले लेते थे। जो भी एवरेज आता था वो मिडिल वैल्यू रहता था, वो मीन रहता था अपना, है ना? उसको हम मीन बोलते थे, मिडिल वैल्यू। ये यहां पे ये तो मिडिल है ना। बरोबर कि नहीं? इसका मतलब क्या सर? आपको बोलने का मतलब यह है कि मीन, मीडियन, मोड आर इक्वल इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यस, मीन इज इक्वल टू मीडियन एंड इट इज इक्वल टू मोड। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, सब तुमने ही देखा, सब तुमने ही बोला, ठीक है ना? और कुछ बताओ सर। अब अपन ना आगे थियरी देख देख के समझते हैं इसका फॉर्मूला क्या है, ये किस लिए काम आता है, ठीक है? अब क्योंकि मैं जितना यहां पे तुमको ऐसे बोलूंगा ना, तुम्हारी इसमें और कंफ्यूजन क्रिएट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल दिया लेकिन मैंने यहाँ पे एग्जाम में पूछी जाती है ये सब चीजें, ठीक है ना?
पीक वैल्यू है तो उसका मोड भी, मीडियन भी, मीन भी एक बराबर है। ये जो लाइन है सेंटर, वो जनरली मीन रिप्रेजेंट करता है। मतलब क्या, मीन इज इक्वल टू मोड एंड इट इज इक्वल टू मीडियन ऑल्सो। ठीक है, ये ग्राफ, और एक बात बता देता हूं मैं, ये जो लाइन है, ये लाइन विल नेवर टच एक्स एक्सिस, इट विल नेवर टच एक्स एक्सिस। ये चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, बट कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, कभी भी एक्स एक्सिस को वो टच ही नहीं करेगा। दिस इज हाउ इट इज। इनफाइनाइट तक के जाने दो, बट कभी भी एक्स एक्सिस को वो टच नहीं करेगा। ठीक है, ये सब चीजें अपन ने अभी थ्योरी के इसमें लिखी हुई है, अपन उसको शांति से पढ़ के समझते हैं और वहां पे अपन एक एक पॉइंट को क्लियर करते जाते हैं। ठीक है, एज वी मूव ऑन। ठीक है, बस कुछ बेसिक चीजें थी जो पढ़ने के पहले तुमको पता होनी चाहिए थी। कंटिन्यूस सीरीज क्या होती है, फिर क्या के लिए है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या है, वो कैसे दिखता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऐसे दिखता है, उसका ग्राफ ऐसे दिखता है। ठीक है, उसका काम क्या है, इसके अंदर जो एरिया रहेगा, फिर मेरे को ग्रे ले लेता हूं, मैं एक काम करता हूं। ठीक है, ये जो अंदर का जो एरिया है ना, उसको बताने के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लगता है। ठीक है, और वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के थ्रू अपन ये कर्व निकाल लेते हैं। और जैसे अपन ये कर्व निकाल लेंगे ना, अपने को बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। क्या कि अपना जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, अपन वो कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर भाई अपन ये एरिया के अंदर जो फैला हुआ है अपना पूरा, दैट इज आवर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ना। इसके बाहर का अपने को कोई लेना देना नहीं है, इधर का अपने को कोई लेना देना नहीं है। अपने को जो भी लेना देना है वो सिर्फ और सिर्फ यहां का ही लेना देना है, सिर्फ और सिर्फ यहीं पे लेना देना है। ठीक है, आई बात समझ में? चलो ठीक है, तो अब अपन इसकी थ्योरी पढ़ते पढ़ते इसको हम आगे आगे समझते जाते हैं। ठीक है, थ्योरी बड़ी अच्छे से लिखी हुई है, फिर से मैं बोल रहा हूं, पढ़ लोगे तो तुमको सब समझ में आ जाएगा। बस इसको सॉल्व कैसे करना है, इसकी पर थ्योरी अच्छे से पढ़ो। सॉल्व करने का थोड़ा तुमको कॉम्प्लेक्स लग सकता है, सो इसलिए। ठीक है, चलो आ जाओ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अब मैं थ्योरी पढ़ रहा हूं यहां से। Normal distribution is continuous probability distribution in which relative frequencies of continuous variable are distributed according to normal probability law. In other words, it is symmetrical distribution. कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल यानी एक जैसा। देखो ये देखो, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, फिर बरोबर बढ़ेगा। यहां पे जितना बढ़ा और अकॉर्डिंगली उतना ही कम कम भी होते जाएगा फिर। ठीक है ना, जितना यहां से रेज हुआ उतना ही पार्ट यहां से डिक्लाइन भी होगा। ठीक है, सिमेट्रिकल है। मतलब क्या सिमेट्रिकल है? मतलब क्या, दिस पार्ट, इतना जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इट इज इक्वल टू दिस पार्ट, सिमेट्रिकल। ठीक है ना, एक बराबर। in which the frequency distributions are distributed evenly about the mean distribution. About the mean मतलब देखो उन्होंने क्या बोला, about the mean मतलब क्या, about the mean यानी क्या, इसको ओरिजिन पकड़ा। ओरिजिन मतलब यहाँ पे पॉइंट पकड़ा और इसके इस तरफ भी जितने डेटा रहेंगे उतने ही डेटा इसके इस तरफ भी रहेंगे। यहां पे अगर 30 डेटा है तो यहां पे भी 30 डेटा ही बचेगा, ऐसा है। ठीक है, ये उन्होंने बताया अपने को। When represented graphically, it takes the shape of symmetrical curve known as normal curve. उसको normal curve भी बोला जाता है। This curve is, एक सेकेंड, हाँ, तो this curve is, आ जाओ वापस, this curve is asymptotic to x axis. Asymptotic का मतलब क्या हो गया? Asymptotic का मतलब ये हो गया कि it will never touch the horizontal x-axis. It will never touch the horizontal x-axis. ठीक है ना, उसका मतलब ये हो जाता है कि ये कभी हॉरिजॉन्टल x-axis को टच नहीं करेगा, जैसे मैंने बोला था। ठीक है, ये सब मैं बात तुमको पहले ही बता के रख देता हूँ, तुम लोग फिर बाद में यहाँ पे पढ़ लेते हो, तुम्हारे लिए आसान हो जाता है ना। एसिम्प्टोटिक, ठीक है ना, हाँ, टू x-axis on its either side, left hand side and right hand side. It is also known as normal curve of error.
हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो, इट इज ऑल्सो नोन एज, किसको, इसको बोला जा रहा है, ठीक है ना, इट इज ऑल्सो नोन एज नॉर्मल कर्व ऑफ एरर, एज द नॉर्मल कर्व इज एक्सटेंसिवली यूज्ड टू डिस्क्राइब एरर्स मेड इन रिपीटेड मेजरमेंट्स। एरर्स को भी डिस्क्राइब करने के लिए ये कर्व काम में आता है, ठीक है। इट हेल्प्स अस टू फाइंड द प्रपोर्शन ऑफ मेजरमेंट दैट फॉल्स विद इन अ सर्टन रेंज above or between selected values. It helps us to find proportion of measurement that falls within certain range above, below or between selected values. Range मतलब क्या, अभी तुमको थोड़ी देर बाद में समझेगा रेंज मतलब क्या। जैसे ही समझो ये एक पार्ट हो गया इसका, ये दूसरा पार्ट हो गया इसका, ये तीसरा पार्ट हो गया इसका, और ये चौथा पार्ट हो गया इसका, ठीक है। इनमें से ये 1 2 3 4 5 6 ये अलग अलग 6 रीजन हो गए। कौन से रीजन में वो फॉल करेगा वो भी ढूंढने को अपने को आसानी जाती है। अब हर एक रीजन को उन्होंने नाम दिया है, ठीक है। जैसे ये म्यू हो गया, ये म्यू माइनस सिग्मा रहता है, ये म्यू माइनस 2 सिग्मा, इसके बाद जो आएगा वो म्यू माइनस 3 सिग्मा होगा, ठीक है। इस तरफ म्यू प्लस सिग्मा, म्यू प्लस 2 सिग्मा, ये म्यू प्लस 3 सिग्मा एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा, इस तरफ भी इस तरफ भी, ठीक है। सर ये नाम क्यों दिया है म्यू और सिग्मा, ये तरीका है क्योंकि जो बीच वाली लाइन है इट रिप्रेजेंट्स मीन, ये तो तुमको भी पता है, ठीक है। मीन से जब तुम थोड़ा सा आगे जाओगे, सिग्मा क्या डिनोट करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो क्यों डिनोट करता है वो तुमको भी थोड़ा देर पता चलेगा। तो वो पता चलने के बाद में और क्लियर हो जाएगा, पर मैं भी थोड़ा बता देता हूं। क्योंकि म्यू के इस तरफ, म्यू के इस तरफ और म्यू के इस तरफ, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड में पूरा डेटा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरा डेटा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अकॉर्डिंगली जब डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं अपन, डिस्टेंस बोला या पार्टीशन बोलो, तो इतना पार्टीशन किसको डिनोट करेगा, इतना पार्टीशन किसको डिनोट करेगा, वो होता है ये म्यू प्लस सिग्मा, म्यू माइनस सिग्मा, म्यू प्लस 2 सिग्मा, म्यू प्लस 3, म्यू माइनस 3 सिग्मा एंड सो ऑन। तो ये उन्होंने बोला है यहां पे कि इट हेल्प्स अस टू फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ मेजरमेंट दैट फॉल्स विद इन सर्टन रेंज अबव और बिलो और बिटवीन सिलेक्टेड वैल्यूज। अगर मैंने मेरी सिलेक्टेड वैल्यू रखा, समझो फॉर एग्जांपल यहां पे और यहां पे, और मेरा वैल्यू फॉल हो रहा है यहां पे, तो माई वैल्यू फॉल्स अबाउट म्यू माइनस 2 सिग्मा एंड बिलो म्यू, म्यू से बिलो लेकिन म्यू माइनस 2 सिग्मा से अबाउ, बरोबर, ठीक है। आ जाओ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द फॉलोइंग, ये तो अपने को पता ही है, n टेंड्स टू इंफिनिटी, p एंड q आर फेयरली नियर इक्वल, बहुत इक्वल हो जाते हो। ए रैंडम वेरिएबल इज सेड टू हैव नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम वेरिएबल को रहेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इफ इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज गिवन बाय। उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब रहेगा, उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा विथ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, विथ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। क्यों पता है क्या, क्योंकि देखो ये जो फंक्शन है ना उसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसलिए तुम सोच रहे होंगे ना कि वहां पे म्यू माइनस सिग्मा क्यों लिया, म्यू माइनस 2 सिग्मा क्यों लिया, क्योंकि ये जो फंक्शन है, कर्व जो बन रहा है, वो कर्व में ही सिग्मा और म्यू है, वो कर्व बिना सिग्मा और म्यू के बनता ही नहीं था। तो जब वो कर्व म्यू और सिग्मा से बना है तो जो पार्टीशन है और जो वैल्यूज है वो भी इनके हिसाब से ही होंगे। आई बात समझ में? चलो आ जाओ नेक्स्ट। तो भाई यही उन्होंने बोला है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इफ इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज गिवन बाय। रैंडम वेरिएबल को एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब रहेगा, जब उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज गिवन बाय, और ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का कर्व इज नथिंग बट ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का कर्व इज नथिंग बट ये, और ये फॉर्मूला ये तो तुमको पता है, ये फॉर्मूला नहीं है, ठीक है ना, ये वो कर्व के लिए फंक्शन है, ठीक है। इसी के आगे उन्होंने लिखा है इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। मतलब क्या, मेरे को एक बात बताओ, इंटीग्रेशन क्या डिनोट करता है, एरिया अंडर द कर्व, और वो क्या बोल रहे हैं कि एरिया ऑफ दिस एफ ऑफ एक्स, इसके अंदर जितनी भी एरिया रहेगी इट इज ऑल इक्वल टू 1। इसका मतलब
इसका मतलब ये सर कि यहां से लेके यहां तक ये पूरा इलाका जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, पूरा इलाका इट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये वाला रीजन, ये जो यहां पे दिख रहा है ना तुमको, ये लाइन, इतना एरिया विल बी 0.5 और इतना एरिया विल बी अगेन 0.5। तभी तो ये दोनों का एडिशन होगा तो क्या मिलेगा? 1। ये भी बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सर कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सब तुम इतना इसमें चर्चे में मत जाओ, ध्यान में रखो ये सब चीजों को, ठीक है ना? क्योंकि ये सब चीजों को अगर बताते बैठे तो बहुत समय निकल जाएगा। और तुमको एक बात पहले ही बता देनी चाहिए या पता होनी चाहिए, इस पे क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए तुम्हारे मन से। पता है क्यों भाई? मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले कि ये कर्व के अंदर अपने को क्या मिलेगा? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और जितनी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है सबका एडिशन क्या होता है? 1 होता है ना? क्या होता है? 1 होता है ना? तो मतलब क्या, यहां से लेके सर आप एंडिंग तक के जाओगे, यहां से लेके यहां तक ये एरिया के अंदर जितनी भी प्रोबेबिलिटीज आएगी उन सबका अगर मैं मिलाऊंगा तो 1 आएगा। इसका मतलब क्या, ये एरिया जो है कर्व के अंदर, जो ये एरिया है इट इज इक्वल टू हाउ मच? 1। मतलब एक जितना एरिया उसने कवर कर रखा है वो कर्व ने। कारण भी देते जा रहा हूं मैं तुमको साथ ही साथ कि वाई इट इज इक्वल टू 1, वाई दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये जो एरिया अंडर द कर्व है, जो इंटीग्रेशन है, इसका आंसर इक्वल टू 1 इसलिए आता है क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन है रिप्रेजेंट्स एरिया अंडर द कर्व। मैं इसको यहां लिख देता हूं, सिंस रिप्रेजेंट्स एरिया अंडर द कर्व। और ये जो एरिया है ये क्या डिनोट करता है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एंड ऑल द सम, ये इंटीग्रेशन का दूसरा काम क्या होता है? एडिशन करना, ठीक है ना? जिनको इंटीग्रेशन नहीं पता होगा तो वो ठीक है, मैं उनको एक शॉर्ट में बता देता हूं। इंटीग्रेशन का मतलब होता है ये इसके बराबर, दिस इज व्हाट समेशन का सिंबल ना। समेशन मतलब क्या? सबका एडिशन करना। उसका सब्स्टिट्यूट काइंड ऑफ है इंटीग्रेशन, पूरा ही सब्स्टिट्यूट नहीं है बट उसके जैसा ही काम करता है। तो भाई इंटीग्रेशन हो रहा है, एरिया इंटीग्रेशन हो रहा है किसका? उस एरिया के अंडर, मतलब एरिया अंडर द कर्व, ठीक है ना? एरिया अंडर, इंटीग्रेशन मतलब एरिया अंडर द कर्व। इसका मतलब क्या? ये कर्व के अंदर जितनी भी वैल्यूज है, ये कर्व के अंदर जितनी भी वैल्यूज है फॉल कर रही है, सबका एडिशन, सबका क्या कर रहे हैं? एडिशन कर रहे हैं। हाँ, सबका क्या कर रहे हैं? एडिशन कर रहे हैं। और ये कर्व के अंदर क्या है? किसकी एडिशन हो रही है? मतलब प्रोबेबिलिटीज की। और सारी प्रोबेबिलिटीज की एडिशन इज ऑलवेज इक्वल टू हाउ मच? इट इज ऑलवेज इक्वल टू हाउ मच? 1। तो हमेशा याद रखोगे तुम कि इसका जो आंसर रहेगा कर्व के अंदर का, जो एरिया का आंसर इज इक्वल टू हमेशा 1। म्यू के लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब इसके सेंटर के लेफ्ट हैंड साइड में 0.5, सेंटर के राइट हैंड साइड में 0.5, ठीक है ना? सेंटर के लेफ्ट हैंड साइड में 0.5 पूरा एरिया, सेंटर के राइट हैंड साइड में पूरा एरिया 0.5 डिनोट करेगा, और पूरा एरिया मिला के 1 डिनोट करेगा। पूरा एरिया मिला के मतलब सारे प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू जब तुम जोड़ दोगे तब तुमको आंसर 1 मिल जाएगा, तब तुमको आंसर 1 मिल जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते अपन, यहां पे आ जाओ। ठीक है, हाँ, अब अगर यदि इफ, एक यहां पे नोट लिखना है, जब तुम लिखोगे यहां पे लिखना है इफ म्यू इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा इज इक्वल टू 1। अगर म्यू 0 हो जाता है और सिग्मा 1 हो जाता है तो दिस फंक्शन इज रिटर्न एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट में 2 पाई e टू द पावर -1/2 एक्स स्क्वायर। -x²/2 e टू द पावर -x²/2। कब? अगर म्यू इक्वल टू 0 और सिग्मा इक्वल टू 1 हो गया तब। ठीक है ना, आई बात समझ में? पक्की बात? हाँ, तो ठीक है, यही फंक्शन अगर म्यू और सिग्मा इक्वल टू 0 और 1 हो गया तो ऐसा दिखेगा।
ठीक है, चलो आगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्व की बात है ये। क्यों? एग्जाम में पूछा जाता है सर, कभी कभी हाउ पूछा गया है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज, ऐसा क्वेश्चन दिया, ऑप्शन ए कॉची, बी लैग्रेंजेस, बी में दिया था लैग्रेंजेस, सी में दिया था गॉसियन एंड डी में एक और दिया था लैप्लाशियन। ऐसे डरो मत, ये सब मैथमेटिशियन के नाम है। कॉची, लैग्रेंजेस, गॉसियन, लैप्लाशियन। सही जवाब गॉसियन है, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। कॉची डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, लैग्रेंजेस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, लैप्लाशियन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। नेम्ड आफ्टर, एग्जाम में सवाल पूछा गया है, इतना आसान सा सवाल, सच में स्टूडेंट मतलब ऐसे शॉक हो गए थे। और ये कोई नई बात नहीं है, तुम्हारे मॉड्यूल में भी हर जगह प्रेजेंट है ये बात। इंस्टीट्यूट ने खुला दिया है तुमको ये कहते हुए कि हम इस पे सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडेंट इतने खुश हो गए थे वो टाइम पे, आता ही एक सवाल आ जाता है कि सर ये मतलब हमको पूछ लिया और 1 मार्क सिक्योर हो गया डायरेक्ट, 1 मार्क सिक्योर हो गया डायरेक्ट, इतनी सी बात से। क्या बात से? कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो नोन एज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, नेम्ड आफ्टर कार्ल गॉस। मैथमेटिशियन थे वो जिन्होंने ये बनाया था। हु यूज्ड दिस डिस्ट्रीब्यूशन, आगे उन्होंने थोड़ी उनके बारे में इंफॉर्मेशन दिए, गॉस के बारे में नहीं, क्यों आया है उसके लिए। गॉस ने यूज किया था ये डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब करने के लिए थ्योरी ऑफ एक्सीडेंटल एरर्स ऑफ मेजरमेंट के लिए। ओके, नाउअडेज इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी मॉडल इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ठीक है ना। ये ऐसी छोटी छोटी चीजें जो तुमको ध्यान में रखनी है। एक्सीडेंटल एरर ऑफ मेजरमेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी मॉडल, ये सब चीजें जो तुमको ध्यान में रखनी है, तो ये सब मार्क करो और ये पॉइंट्स को अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लो। इसके लिए तुमको क्या है, ये ऐसे पॉइंट, पहला पॉइंट ये हो गया, फिर दूसरा पॉइंट में बना के रखो नोट्स। अपनी कोई थ्योरी पेपर नहीं है अपना ये जो लाइन पे लाइन लिखे जा रहे हो, पॉइंट वाइज बनाओ सब, ठीक है ना। छोटे छोटे में लिखो, जितना छोटा उतना अच्छा, तुमको याद रखने के लिए अच्छा जाता है वो। एग्जाम में जितना काम है, जितना रेलेवेंट है बस उतना लिखो, बाकी सब रहने दो ना, नोट्स में है ना। जो अंडरलाइन करे हुए इसको नोट डाउन करके रख लो, बस खत्म बात। फॉर्मूला लिख लो, ये ऐसे 3 डब्बे बना लो, जैसे मैंने 3 डब्बे बनाए, उसमें फॉर्मूला लिख लो, खत्म। थोड़ा अट्रैक्टिव दिखता है नोट्स भी, ऐसे मत करना, ये भी अट्रैक्टिव दिखता है लेकिन उस काम का नहीं है वो अट्रैक्टिव। चलो ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड नॉर्मल, अरे ये नारामाल हो गया, नारामाल। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, SND, ठीक है। क्या होता है SND? जब तुम्हारा म्यू 0 और सिग्मा 1 हो जाए तब होगा वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। Z से डिनोट होता है बेसिकली, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अपन Z से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ए रैंडम वेरिएबल Z, X के जगह Z लिया है, अगर उसके पास में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इस हिसाब से कि म्यू 0 सिग्मा 1 इज सेड टू बी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कब? जब ये उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगी तब, ठीक है। जो अपन ने यहां पे लिखा वही, ठीक है ना। डिनोटेड बाय n of 0, 1, n of 0, n मतलब क्या? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, 0 मतलब क्या? म्यू, 1 मतलब क्या? सिग्मा, ठीक है। हाँ, अब आ जाओ फॉर्मूला की तरफ, ये इंपॉर्टेंट पार्ट। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x of random variable, the standardized normal variate z, standardized normal variate z is derived from the following formula. यहां पे तुम बाजू में लिख सकते हो, तुमको लिखना है तो क्या पता है? z varies between -∞ to ∞,
ये लिख देना, ठीक है। अरे यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे नहीं लिखना है, सॉरी, वो चीज यहाँ लिखनी है, वही मैं बोल रहा था यहाँ पे। तो ठीक बात आई, बात समझ में? तो ये फॉर्मूला है और इसका इस्तेमाल करके अपन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे। Z डिनोट्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्डाइज नॉर्मल वेरिएट, मतलब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तुमको P ऑफ X ग्रेटर देन इक्वल टू 50 बोल देंगे निकालने को, तो P ऑफ Z वैसा निकालना है फिर तुमको, अपन अकॉर्डिंगली देखेंगे एग्जांपल्स में जब आएंगे तब, ठीक है। द SND इज नोन एज यूनिट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और Z डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो, Z डिस्ट्रीब्यूशन। ये सब छोटी छोटी चीजें तो तुमको ध्यान में रखनी है, ठीक है। यहां पे आ जाओ। द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व helps us to find the area within two assigned limits under the curve। ये समझो फॉर एग्जांपल मेरा एक पॉइंट यहां पर है, दूसरा पॉइंट मेरा यहां पर है, इसके बीच में एरिया जो है वो फाइंड आउट करने का काम कर देता है, वो फाइंड आउट करने का काम मेरा वो कर देता है, ठीक है। The area between the standard normal curve drawn at two assigned limits a and b will give the proportion of cases for which value of z lie between a and b, ठीक है। Thus the area between two assigned limits, the area between two assigned limits a and b under standard will represent the probability that z will lie between a। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें, प्रोबेबिलिटी। जो मैं तुमको कब से कह रहा था कि वो जो कर्व के अंडर का जो एरिया है, ये जो एरिया वाला पार्ट होता है पूरा, ये क्या डिनोट करता है? प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। आई बात समझ में? डिनोटेड बाय P ऑफ A लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू B, उसके बीच में वो फॉल कर रहा है, ऐसा, ठीक है। एक्यूमुलेट करो चीजों को, 2 मिनट में पॉज करो वीडियो को, वापस ऊपर से नीचे तक यहां तक कि पढ़ लो मैंने क्या क्या बोला, समझ लो, और फिर अपन आगे प्रॉपर्टीज के पर मूव ऑन करेंगे। प्रॉपर्टीज होते बरोबर तुम्हारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो जाएगा, फिर सिर्फ एग्जांपल्स रहेंगे, उसके भी 5-6 एग्जांपल्स अपने को करने के, वो 5-6 एग्जांपल हो गए कि अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी खत्म हो जाता है, ठीक है। 5 मिनट अभी तक के जितना बोला वो सब पढ़ लो पॉज करके वीडियो को। हाँ, तो अपन अभी मूव ऑन करते हैं अपने प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल कर्व की तरफ। चलो, पहला पॉइंट, द इक्वेशन ऑफ कर्व इज, ये तो अपने को सबको मालूम ही है, एंड इट इज बेल शेप्ड, ये भी हमको मालूम ही है। टॉप ऑफ द बेल इज डायरेक्टली अबव मीन, ठीक है, ये भी हमको पता ही है। कहाँ है? ये रहा, यहाँ है। एक काम करे क्या, इसको अपन कट करके नीचे ला लेते हैं यार, अब अपने को आसानी जाएगी थोड़ी। इसको ले 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 ले, चलो बढ़िया हो गया। अब प्रॉपर्टीज की मैंने आधी बात तुमको यहाँ पे बता चुका हूं मैं, ठीक है, आधी बात इसमें भी पढ़ लेंगे अपन, काम खत्म हो गया अपना। चलो, ये रहा द टॉप ऑफ द, ओहो हाँ, द टॉप ऑफ द बेल इज डायरेक्टली अबव मीन। यहां पे मीन है मैंने बोला था, और मीन के ठीक ऊपर ही उसका क्या है? बेल का टॉप, मतलब पीक पॉइंट, पीक पॉइंट, ठीक है। द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन x इक्वल टू मीन, मतलब म्यू ले लो यहाँ पे, मीन मतलब, एंड रेंजेस फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये भी अपने को पता है। कर्व सिमेट्रिकल है अबाउट मीन, मतलब जितना एरिया यहां पर है उतना एरिया यहां पर है, ये देखो 0.5 0.5 बराबर। और मैंने भी ये भी कहा कि -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक के चलती जा रहा है ये, ठीक है। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट, मीन मीडियन मोड कोइंसाइड एट x इक्वल टू मीन, हाँ वो भी पता ही है अपने को, एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, ये यहाँ पे
ये वो पॉइंट बोल रहे हो लोग, ठीक है ना। मीन मीडियन मोड कोइंसाइड, वो तो अपने को पता ही है कि कैसे कोइंसाइड हो रहा है वो। इट हैज अरिथमेटिक मीन म्यू इक्वल टू म्यू एंड वैरिएंस इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, वो तो सीधी बात है, अपने को पता है। एक्स इज एसिम्प्टोटेट एक्स इज, तो कहां थे अपन, 5वां पॉइंट, एक्स इज असिम्प्टोट टू द कर्व। ये थोड़ा बहुत हार्ड है यार, असिम्प्टोट है वो, लेकिन ठीक है ना, अब नहीं मिलेंगे। x is asymptote to the curve at x equal to mu plus sigma and mu minus sigma, and the curve changes from concave to convex at mu plus sigma and mu minus sigma। चलो देखो, asymptote का मतलब क्या होता है, asymptote का मतलब क्या होता है कि it will never touch the x axis या horizontal line, ठीक है। and ये देखो, ये है तुम्हारा concave पार्ट और ये है तुम्हारा कॉन्वेक्स पार्ट, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला है कि द कर्व चेंजेस फ्रॉम कॉन्केव टू कॉन्वेक्स एट ये दोनों पॉइंट, मतलब देखो यहां पे, देखो यहां पे कॉन्केव से अब कॉन्वेक्स की तरफ आ रहा है और यहां पे देखो कॉन्वेक्स से कॉन्केव की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, एट दिस पॉइंट। इसके बाद में चेंज हो रहा है, यहां से ऊपर जाओगे तो अलग, यहां से नीचे जाओगे तो अलग, यहां से ऊपर जाओगे तो अलग, नीचे जाओगे तो अलग। ये 2 पॉइंट के वहां पे तुमको चेंजेस नजर आएंगे, ठीक बात, आई बात समझ में। ये पार्ट है तुम्हारा कॉन्केव, या आई वुड रादर से यहां पे ना लिखते हुए इतना नीचे, तुमको और कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर आपने नीचे क्यों लिखा। ये यहां पे कॉन्केव और ये यहां पे कॉन्वेक्स, ठीक है। अरे नहीं, यहां पे भी तो कॉन्केव ही है ना, वही तो मैं बोल रहा हूं, गलत हो रहा है। कॉन्केव यहां पे है, कॉन्वेक्स यहां पे असिम्प्टोट, ये इसको बोला जाएगा असिम्प्टोट, दोनों तरफ, ठीक है ना, असिम्प्टोट। ये नीचे से जब ऐसा जाता है तब कॉन्वेक्स और ये ऐसा जब आता है तब कॉन्केव होता है, ठीक है ना। हाँ चलो अच्छी बात, आगे बात है। ये सब पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है ना, कि म्यू प्लस सिग्मा एंड म्यू माइनस सिग्मा से जब चेंज हो रहा है तो कर्व कॉन्वेक्स, कॉन्केव से कॉन्वेक्स हो रहा है कि कॉन्वेक्स से कॉन्केव हो रहा है, सवाल पूछा जाता है। ये चेक करना अच्छे से कि क्या गिवन है, ठीक है ना, एग्जाम में। चलो नेक्स्ट, टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज इक्वल टू यूनिटी, ये भी हमको पता है। टोटल एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू यूनिटी, देखो 0.5 0.5 दोनों का एडिशन कर देंगे, इक्वल टू 1 आ गया। सब लिखा हुआ है अपने यहाँ पे कर्व पे। मैंने वही बोला तुमको, ये ग्राफ से तुम्हारा 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बचा है सिर्फ कैलकुलेशन करने का, वो तो करते बैठेंगे, वो तो होते बैठेगा। यहाँ पे 80% हो जाता है सॉल्व, तुम करो तो। एंड द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन एरिया अंडर द कर्व इज, देखो 68% किधर फॉल होता है, यहां पे फॉल होता है 68%, इतना पार्ट है तुम्हारा 68%, ठीक है। फिर क्या है, मैं एक काम करता हूं, शेड दे दूं क्या इसको, थोड़ा एकदम बारीक में करेंगे, ठीक है ना, मतलब कैसे थोड़ा दूसरे भी अगर अपने को आते हैं। ये कितना आएगा अपना 68%, ठीक है। नेक्स्ट 95.5% एरिया फॉल्स अंडर दिस, मतलब यहां से लेके, देखो यहां से लेके तो यहां तक का एरिया 95 पॉइंट कितना बोल रहे हैं 5%, कितना बोल रहे हैं 95.5%, ठीक है ना, यहां से लेके यहां तक के का एरिया। और तो और 99.7% फॉल्स बिटवीन इन दोनों के बीच में, किन दोनों के बीच में, ये रहा यहां पे, ये
यहां तक कितना 99.7%। सर बचे हुआ ये यहां पे, और वो बहुत छोटा होता है, ठीक है ना। ये तो अपना ग्राफ इतना एक्यूरेट नहीं निकला इसलिए वो बहुत छोटा होता है, बहुत मतलब बहुत निग्लिजिबल होता है वो, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो ये भी तुमको याद रखना है कि म्यू माइनस सिग्मा, म्यू प्लस सिग्मा कवर 68%, दिस विल कवर 95.5% एंड दिस विल कवर 99.7% एंड द रेस्ट विल बी यहां से लेके यहां तक के का रेस्ट, ठीक है। वो रेस्ट का तो अपने को कोई काम नहीं है, अपने को यही 3 का काम है, ठीक है। सर ये सब चीजें याद रखनी क्या? हाउ ये सब चीजें याद रखनी है सर, मतलब उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्वार्टाइल डेविएशन इज टू मीन डेविएशन is to standard deviation. They are in proportion with 10:12:15. Quartile deviation 10, mean deviation 12 and standard deviation 15. ये उनका रेशियो है, किनका? क्वार्टाइल, मीन एंड स्टैंडर्ड का, ठीक है। मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, मीन डेविएशन अगर मीन से तुम डेविएट करते हो तो इट इज इक्वल टू 4/5 ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब अगर कभी तुमको एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया तो यहां पे ये शॉर्टकट है अपने पास में फॉर्मूला, मीन डेविएशन गिवन है, अपने को स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहे हैं, बताओ क्या रहेगा। तो मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज 0.8 ऑफ सिग्मा। तुम मीन डेविएशन की वैल्यू पुटअप करो, सिग्मा मिल जाएगा, सिग्मा की वैल्यू पुटअप करो, मीन डेविएशन मिल जाएगा, जो भी है, ठीक है। मैक्सिमम ऑर्डिनेट लाइज एट मीन, मैक्सिमम सीधी बात है ना, यहां पे तो मैक्सिमम वैल्यू है और दूसरी जगह दूसरी कहीं पे वैल्यू ही नहीं है मैक्सिमम। इतना टाइम लेता है ना यार ये कभी कभी। The curve of normal distribution है single peak, that is unimodal। नहीं है, पक्की बात। क्यों पता है क्या? क्योंकि ये सिंगल पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। इसके थोड़े से भी आगे गए तो वो नीचे आना चालू करेगा, थोड़ा सा भी लेफ्ट गए तो वो ऊपर आने वाला रहेगा। मतलब ये पॉइंट से इधर सारे पॉइंट सब कम रहेंगे। Next, the first and third quartile are given by Q1 equal to mu minus mu plus first and third quartile। क्वार्टाइल डेविएशन तुमको मालूम ही है, वो क्वार्टाइल डेविएशन पे उन्होंने कैलकुलेशन पे बेसिस पे बोला है। सर हमको ये याद रखना है क्या? हाँ, मैंने वही बोला था तुमको, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है यार, ये उसमें अपन कुछ कर नहीं सकते। वो पढ़ना तो है, मतलब पढ़ना तो है, और शॉर्टकट भी नहीं। इससे ज्यादा और छोटा क्या हो सकता है चीज भाई। तुमको अगर क्वार्टाइल डेविएशन पता चल गया, क्वार्टाइल पता है तुमको, पहले क्वार्टाइल क्या रहता है और तुमको मालूम है म्यू क्या है, तुम सिग्मा निकाल सकते हो, है ना। और क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू मीन डेविएशन वाज इक्वल टू 0.8 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 0.675 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.675 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ओके सर, द टेल ऑफ कर्व एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली नेवर टच द हॉरिजॉन्टल। वही बात बोल रहे हो लोग बार बार।
रट्टा हो गया अब तो ये। द मैथमेटिकल इक्वेशन इज कंप्लीटली डिटरमाइंड इफ म्यू एंड सिग्मा आर नोन। मैथमेटिकल इक्वेशन यानी क्या, ये वाली चीज। अगर म्यू और सिग्मा तुमको मालूम है तो तुम आंसर निकाल सकते हो, एल्स तुम आंसर नहीं निकाल सकते। ओहो, ज्यादा ही नीचे आ गए क्या? नहीं, ठीक है। हाँ, सिंस मीन मीडियन मोड आर इक्वल, तीनों भी इक्वल है, द कोऑर्डिनेट x इक्वल टू म्यू और z इक्वल टू 0। हाँ, एक मैं बात बता देता हूं, यहां पे ना अगर म्यू इक्वल टू 1 है ना तो यहां पे z इक्वल टू 0 रहता है, क्योंकि यहां से फिर आगे बढ़ेंगे या तो यहां से फिर कम की तरफ बढ़ेंगे। तो यहां पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा z इक्वल टू समझो क्या है, 0 रहेगा। क्या रहेगा? 0 रहेगा। ओके, हाँ, तो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये तीनों इक्वल है, डिवाइड द होल एरिया इनटू टी इक्वल पार्ट्स, वही बात बोल रहे हैं 0.5। ये जो अपन ने लिखा, ये पॉइंट मैंने तुमको यहां पे बोल चुका हूं मैं, तो वो लिख लोगे तुम अपना, ठीक है। और अब इसमें एक और पॉइंट है, वो पॉइंट ये कि स्क्यूनेस की बात करते हैं तो ये प्रॉपरली रहता है, इसमें राइट स्क्यूनेस नहीं हो रहा है, लेफ्ट स्क्यूनेस भी नहीं होता है, मतलब वो ऐसा भी नहीं जाता है और वो ऐसा भी नहीं जाता है, ठीक है ना, सिमेट्रिकल है ये ग्राफ। इसमें एक और पॉइंट आता है, वो तुम्हारे मॉड्यूल में है, पॉइंट नंबर 4 जो है तुम्हारे मॉड्यूल का, उसको यहां पे तुम इंक्लूड कर देना, पॉइंट 4 को। मॉड्यूल का पॉइंट 4 जो है प्रॉपर्टीज में का, उसको तुम यहां पे इंक्लूड कर दो, उसको तुम यहां पे इंक्लूड कर दो, ठीक है। और फिर यहां पे नीचे यूजेस दिए हुए, और यहाँ पे नीचे 4 यूजेस दिए कि कब यूज होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक एप्लीकेशन टाइप, ठीक है। इसका कोई इतना रिलेवेंस नहीं पूछा एग्जाम में, तो पूछा नहीं पूछा तो नहीं पूछा, बट इतना गारंटीड है कि इतना जितना अपन ने पढ़ा है उस पर डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। एग्जाम्पल पे आएगा नहीं आएगा वो अपने को मालूम नहीं, अपन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो तुमको तुम्हारा मालूम, पर इस पे गारंटीड क्वेश्चन आएगा, और ये तुमने नहीं किया तो ये तुम्हारी गलती होगी, और वो तुम्हारे ऊपर रहेगा कि तुम उसको पढ़े नहीं इतना आसान चीज को, और वो तुम खो बैठे। कुछ भी नहीं है यार, ये छोटी छोटी चीजें तो याद रखनी है, सिर्फ ये याद रख लो, ये याद रख लो, ये याद रख लो, ये याद रख लो, ये 3 याद रख, 1 2 3, क्या है इसमें फर्क इतना ही रखने की, जैसे क्या चीज है यार ये। आंख बंद करके लिख लो, सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे तुम, ऐसा समझ लो, ठीक है ना। हाँ, तो अब इसके आगे अपना है एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स वाला पार्ट है, वो तुम करो। एक बार ना अपन एक बार मॉड्यूल देख लेते हैं जरा, इसकी मॉड्यूल की थ्योरी क्या है। जैसे अभी मेरे पास में मॉड्यूल तो लाया नहीं मैं यहाँ पे, इसमें अपन इसमें देख लेंगे मॉड्यूल, तो मॉड्यूल का क्या है, कुछ इतना ऐसे मॉड्यूल का इतना मेरे को तो लगता नहीं कि कुछ मैंने स्किप किया होगा, थोड़ा बहुत जो छूट गया होगा मॉड्यूल में से, अगर कुछ छूटता भी है तो। वैसे ये 98% तो कवर कर ही लेता है, या आई वुड रेदर से, चलो टू बी ऑन सेफर साइड आई विल कंसिडर इट एज 90% ओनली। 10% का छोटा मोटा रहेगा वो मॉड्यूल में रहेगा, तो तुम जब मॉड्यूल पढ़ोगे तब तुम्हारा हो जाएगा। ऐसा भी हर एक पॉइंट तो मैंने लिया नहीं इसमें, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे ले लिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है ना। कुछ 5-6 पॉइंट होंगे या 4-5 चीजें होगी छोटी छोटी, वो मॉड्यूल में होगी, तो वो तुम पढ़ो, वो तुम पढ़ो खुद से, सेल्फ डिपेंडेंट जो बोलते हैं ना उसको बनो, सेल्फ स्टडी करने की प्रैक्टिस रखो, कुछ पॉइंट्स खुद से समझने की मेहनत करो। जब वो तुम समझ लोगे ना खुद से, मैं बोल रहा हूं तुमको इतनी खुशी होगी जितनी जिंदगी में कभी नहीं हुई, ठीक है ना। खुद से पढ़ के खुद से समझना इज वेरी बिग टास्क, वेरी बिग टास्क। हमारे दम पे आके तुम पढ़ के सीख के स्कोर करते हो वो अलग बात है, खुद के दम पे करने की बात अलग होती है, करके देखना कभी, ठीक है ना। एनीवेज मेरे को ये बोलना है अभी कि यहां पे ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ को तुम अच्छे से याद कर लो। ये ग्राफ में जैसे मैंने चीजें लिखी वैसी ही तुम कर लो ग्राफ को, इतना भी खिचड़ी नहीं होना चाहिए। खैर मेरा तो ये आईपैड पे है तो इसलिए इतना कलर और इतना ये सब वेरिएशन के साथ में मेरे को इतना खराब नहीं दिख रहा है, ना ही तुमको दिखेगा, है तो सही वो खराब। तुम इसको अच्छे से बनाओ, मॉड्यूल में देखो इसका ग्राफ कहाँ है, मैं अपने एक्चुअली नोट्स में डालना भूल गया वो ग्राफ, मैं आगे वाले इसमें तुमको ग्राफ भी डाल के दे दूंगा, तो तुमको अंदाजा आ जाएगा प्रॉपरली ग्राफ कैसे निकलता है इसका, ठीक है। अच्छे से ग्राफ निकालो बुक में, बढ़िया एकदम बड़ा अच्छा सा स्पेशियस ग्राफ निकालो, ताकि तुम ये सब चीजें अच्छे से लिख सको उसमें,
ये लिखो ऐसा, बेल शेप्ड है, पीक है, मोड, मीडियन, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, इक्वल टू 1, 0.5 कहाँ तक के है, ये सब वैल्यूज लिख दो। z इक्वल टू 0 रहता है एट म्यू, ये x इक्वल टू म्यू है, ठीक है ना, ये x इक्वल टू है, ये x इक्वल टू है, क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल ये x एक्सिस है, ठीक है, ये y एक्सिस होती है, तो यहां पे जो भी वैल्यू आएगी ये बोलो दिस ऑल रिप्रेजेंट टू x, तो ये x इक्वल टू है और ये x इक्वल टू म्यू है, इसलिए अपन हर बार यहां पे ये लिख रहे थे। हर बार, ठीक है ना। और एट दिस पॉइंट z इज इक्वल टू 0 होता है, एट x इक्वल टू म्यू z इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये निकाल लो अच्छे से। तो यहां पे अपना थ्योरेटिकली वाइज बोलोगे, यहां पे अपना थ्योरेटिकल वाइज तो पूरा चैप्टर हो चुका है, अब सिर्फ बचा है अपना, तो अब जो बचा है अपना वो एग्जाम्पल वाला पार्ट है, वी विल कवर इट इन नेक्स्ट सेशन, और वहां पे अपना थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर खत्म होता है। मोस्टली वी विल फोकस ऑन दिस फॉर्मूला ओनली, और ये फॉर्मूला के थ्रू अपन वो निकालना कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।